Okay, everybody, I hope you can see the screen and can hear me as well, right? Okay. Yeah, very good morning. तो क्या करना है? Do you want me to continue the thermodynamics discussion? क्या करना चाहिए? Thermodynamics discussion continue करें या आगे बढ़ें? Thermo discussion Shreyas is what is asking, but बाकी बताइए. चलो ठीक है, फिर thermo हो गया था ना? सबका complete. ठीक है, कर लेते हैं, discussion खत्म कर लेते हैं. Fine, we'll continue with the thermo discussion. Okay. ठीक है. Just a minute. तो बताओ कहाँ तक किया था हमने डिस्कस लास्ट क्लास में? Everybody, what was the last thing that we discussed? तेरे थर्मोडायनामिक्स डिस्कशन करना है ना हमें, तो बताओ लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था डिस्कस? लास्ट कहाँ तक किया था डिस्कस क्वेश्चन? 35 तक. 35 मतलब कौन सा एक्सरसाइज? 3 1 2. एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिया था. तो अभी नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन क्या करना है? आज सिर्फ थर्मो का डिस्कशन नहीं, सिर्फ नहीं है. जैसे हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा हम आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो शायद प्रोबेबली खत्म ना हो. ठीक है. There are people who are saying question number 3, so we will start with question number 3. देखो, exercise 3 question 3 है ना? which gas has maximum internal energy at 298 Kelvin, 290 Kelvin in fact. देखो, internal energy किसके ऊपर डिपेंड करता है? There are some people who are asking question number 3. देखो, इंटरनल एनर्जी होता है F/2 nRT. ठीक है. और नियॉन गैस के लिए जैसे ऑप्शन ए जो है तुम्हारा नियॉन गैस, राइट, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है. इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, और इसके अंदर है ओजोन, इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है. तो ऑब्वियसली इसका है मैक्सिमम. ठीक है, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आंसर आपका सी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. ओके, क्वेश्चन नंबर 40. For the sublimation of a solid, let us take up question number 40. For the sublimation of a solid, which of the following may be correct? ठीक है, सब्लिमेशन हो रहा है सॉलिड का. अच्छा, सब्लिमेशन में सबसे पहली चीज क्या होता है? सी, इन सब्लिमेशन वी सप्लाई हीट, सो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. क्लियर है एवरीबॉडी? सॉलिड को तुम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हो, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये तो क्लियर होना ही चाहिए.
तो हीट गिवन टू द सिस्टम होगा या हीट गिवन बाय द सिस्टम होगा, बताओ एवरीबॉडी। हीट गिवन टू द सिस्टम होगा ना ये, तो गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। तो अभी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट, तो देखो एक से ज्यादा आंसर सही है ना इसके, एक से ज्यादा आंसर सही है, तो पूछ रहा है कौन सा मे बी करेक्ट होगा, तो Q ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, और एंडोथर्मिक है डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 भी होगा, ठीक है। अब क्या है, लो टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा, लो टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा। देखो लो टेम्परेचर पे यदि तुम हीट दे रहे हो, ठीक है, यदि तुम लो टेम्परेचर पे हीट दे रहे हो, इन दैट केस कैन वी से कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा ही, लो टेम्परेचर पे हीट करोगे तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा ही ना। इज दैट क्लियर, ये डाउट है? इज दैट क्लियर? कैसे? अच्छा मान लो किसी चीज को तुम हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ता है, तो इंटरनल एनर्जी जो है, चलो चलो ठीक है, ये वाली बात खत्म करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं ये तो क्लियर है ना, लो टेम्परेचर पे बोल रहे हैं, सॉरी लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे यदि किसी चीज को हीट करोगे तो क्या होगा एवरीडी, लो टेम्परेचर पे किसी चीज को हीट करोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, इंक्रीज होगा, ये तो कोई ऑब्वियस सी चीज है ना, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जो बचा ऑप्शन की हाई टेम्परेचर पे क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? अच्छा ये समझ पा रहे हो, क्या हाई टेम्परेचर पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? एवरीडी जरा सोचो, तो आप लोग बताइए क्या सोच रहे हो, कैसे हो सकता है श्रेयस, क्या क्या दिमाग में आ रहा है? हाई टेम्परेचर पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है तो कैसे, सोचो, व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ पॉसिबल रीजन, बताओ, आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन ऑन दिस। देखो सबसे पहली चीज तो ये है ना कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे तुम कर दोगे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भेज दोगे तो ऑलरेडी वो गैस फेज में होगा, ठीक है, ऑलरेडी वो गैस फेज में होगा, और यदि तुम टेम्परेचर मतलब ज्यादा भी दे रहे हो तो पॉसिबल है कि वो फेज चेंज ना हो, या फिर रिएक्शन जो है वो कुछ नए फॉर्म में चले जाएगा। देखो बेसिकली जब हम बहुत ज्यादा क्या बोल रहे हो, हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई नहीं करेंगे तो भी फेज चेंज हो जाएगा। देखो हाई टेम्परेचर पे पहली चीज तो तुम जब हाई टेम्परेचर पे चले गए तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात रहेगी ही नहीं, ऑलरेडी वो गैस पे ही रहेगा, राइट, ये चीज तो वैलिड है ही। अब गैस किस तरह से अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे तुम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चले गए तो तुम्हें गैस मिलेगा, तो ये पहले फेज चेंज तो होगा ही। अब गैस किस तरह से उस पॉइंट पॉइंट पे अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, नोबडी नोज इट, तो इसके बारे में ज्यादा बोलना सही नहीं है। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गैस हो सकता है फ्यूज कर जाए, फ्यूजन फ्यूजन होता है ना, तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। तो ये सारी हाइपोथेटिकल बात है, बट पॉसिबिलिटी है, बट इस तरह से इनको नहीं पूछना चाहिए। ये वाला जो ऑप्शन है ना डेल्टा यू लेस देन 0, अजीब सा बन गया है, मतलब क्लियर नहीं है कि क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। मतलब आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स जैसे कि इंटरनल एनर्जी कम भी हो सकती है, ठीक है, बट क्वेश्चन इज स्टिल एम्बिगुअस इन डेल्टा यू लेस देन 0, उसके रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 47th, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई टेम्परेचर पे यू तो चेंज नहीं होगा ना,
नॉर्मल हाई टेम्परेचर पे यू विल ऑलमोस्ट बी कांस्टेंट, बट सपोज कुछ फ्यूजन वगैरह हो जाता है तो उस केस में डिक्रीज भी होता है, बट इट इज ऑलवेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा उस केस में। अब देखो इक्वेशन में लिखा है और मे बी करेक्ट बोला है, ये भी तो ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है मे बी, तो मे बी तो कंसीडर कर ही सकते हैं, कुछ जनरल पूछा नहीं ना, तो एम्बिगुअस टाइप पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है बस। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं 47 पे। The normal boiling point of a liquid X is 400 Kelvin. Which of the following statement is true about the process X liquid to X gas? देखो तुम्हारे पास क्या लिखा है इसमें, X लिक्विड को कन्वर्ट करना है X गैस में, 400 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब एक बात बताओ, 400 केल्विन पे डेल्टा जी जीरो होगा क्या? इक्विलिब्रिया पे तो डेल्टा जी जीरो होता ही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर नॉट? अरे हाँ है ना, मतलब ए वाला तो सही है ना, ए वाले में कन्विंस्ड हो सब लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं बताओ? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट गाइस? लेट अस डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट। इन ऑर्डर टू आंसर द ऑप्शंस बी एंड सी, लेट अस डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. ये समझ में आया एवरीबॉडी? जिस टेम्परेचर पे वेपर, ये शायद डेफिनेशन पहले भी पढ़ा होगा, यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस डेफिनेशन बिफोर। हैव यू पहले पढ़ा है ये डेफिनेशन? देखो तो अभी वो, ये वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे मान लो लिक्विड जो है, ये लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड, यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऊपर निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऊपर धक्के देते हैं आगे आने वाले मॉलिक्यूल्स से, तो इससे क्या होता है, वेपर एक धक्का मुक्की में प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? धक्का मुक्की में वेपर एक प्रेशर जनरेट करता है, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या करता है, इसको नीचे धकेलता है। अब नॉर्मली वेपर प्रेशर एट नॉर्मल टेम्परेचर होता क्या है, वेपर प्रेशर कम ही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, टू इंक्रीज वेपर प्रेशर टेम्परेचर हैज टू बी रेज्ड। वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर हैज टू बी रेज्ड, टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। अब देखो क्या है, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज बता दी। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे ये दोनों बराबर हो जाएं उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये चमका, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे वो दोनों बराबर हो जाएंगे उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब जरा समझो, तुमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया सेम टेम्परेचर पे, यदि तुमने एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम की जगह पे 2 एटीएम कर दिया, तो अब तुम्हें नहीं लगता है कि इसको बॉईल कराने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? अब तो वेपर प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा ना। पहले सपोज 1 एटीएम था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 एटीएम है, तो अब जो है और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो अब इसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, ये समझ में आया? मोर टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड। ये चमक रहा है सबको या नहीं चमक रहा? तो अब बी वाला ऑप्शन बताओ सही है या गलत है? बी वाला ऑप्शन सही है या गलत है? सही है। और सी वाला कम कर दिया प्रेशर तुमने तो एवरीडी, सी वाला ऑप्शन सी भी सही है, तुमने प्रेशर कम कर दिया तो अपने आप होगा। और डी क्या होगा, देखो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो अपने आप स्पॉन्टेनियस है, तो डी गलत हो जाएगा। ये सबको चमक रहा होगा शायद। आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस?
पर मोर हीट क्यों लगेगा, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? अरे भाई पहले लिख लो, उसके बाद कम टू योर पॉइंट स्ट्रेस। ओके, I'll explain point, you don't worry about it. चलो ठीक है। पहले सिद्धेश तुम्हें समझा देते हैं। मान लो वाटर का बॉइलिंग जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का बॉइलिंग 80 डिग्री सेल्सियस पे स्पॉन्टेनियस होगा सिद्धेश? 80 डिग्री सेल्सियस पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। वेरी गुड। ओके 90 डिग्री पे? ओके 100 डिग्री पे? 100 डिग्री पे होगा स्पॉन्टेनियस, वहां पे इक्विलिब्रिया होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। 110 पे? 110 पे होगा स्पॉन्टेनियस, मतलब 110 पे यदि रखोगे तो स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो ऐसा लिखा हुआ है कि इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 400 है, तो 410 पे अपने आप नहीं वो बॉइल करेगा, स्पॉन्टेनियस होगा ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए उस पॉइंट पे, यहाँ पॉजिटिव लिखा है तो ये गलत है ना। इज दैट क्लियर? देखो तुम ऐसे समझ सकते हो कि बॉइल करने के लिए प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तो अपने आप बॉइल करेगा। तो श्रेयस क्वेश्चन जो सी है उसमें प्रेशर कम कर दिया, जितना रिक्वायर्ड था उससे कम कर दिया, तो obviously वो spontaneously boil करेगा, so that is why it will be a spontaneous process and delta G will be negative। प्रेशर करने पे ज्यादा हीट नहीं वाली बात हमने करी नहीं है, हमने टेम्परेचर की बात करी है। बिकॉज होता क्या है कि वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब होगा तो वो लिक्विड को बॉयल करने की टेंडेंसी एक डेवलप होती है, ऊपर से जो रेसिस्टेंस मिलता है एटमॉस्फेयर का उसके बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए तभी तो निकल पाएगा वो। इज दैट क्लियर? सो व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा दे दोगे तो उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगेगा बाहर निकलने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसा मान के चलो कि डब्बे से बाहर कुछ निकलना चाह रहा है और बाहर कोई कंप्रेस कर रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे तो निकलना आसान हो जाएगा, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे तो निकलना मुश्किल होगा। तो अब यदि तुम्हें हायर एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट निकालना है मॉलिक्यूल्स को तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, दैट इज हाउ। हाँ वही बता रहा हूँ तुमको। रिटर्न एवरीवन, ये सबने लिख लिया? नेक्स्ट 56 56 ठीक है। 54 में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है 54 भी कर लेते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं अपने पास अभी तो इसके अंदर 73, एक मिनट देखने दो कितने क्वेश्चन हैं इसके अंदर। 109 क्वेश्चंस हैं, नहीं 109 नहीं है, 119 है, ठीक है चलो। फिफ्टी फोर, heat of formation of CH4R। देखो कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, it gives you carbon dioxide। Delta H in this case is minus 394 kilojoule। 2 hydrogen gas plus oxygen gas, this gives H2O liquid। Delta H is minus 284 kilojoule। CH4 gas plus 2O2 gas,
gives you CO2 gas plus 2H2O liquid. In this case, delta H is minus 892 किलोजूल। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है CH4 को बनने में क्या एनर्जी रिलीज होती है। Is that clear? So basically, if we have to think about the reaction which is going to take place, तो वो क्या है बेसिकली? देखो, हमें चाहिए क्या रिएक्शन? कार्बन सॉलिड प्लस 2H2, right, should give us CH4. Is that clear? Everybody, is that clear or not? यही चाहिए ना हमें, ठीक है। तो ये देखो रिएक्शन में कार्बन सॉलिड तो इधर है, तो ये वाली रिएक्शन आगे पड़नी पड़ेगी। यहाँ हमें इसको चाहिए, तो ये हमें रिएक्शन उल्टी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो अब ये इसको उल्टी करके ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लेट अस, हमें दिस इज द डिजायर्ड रिएक्शन। तो अब देखो क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, और CH4 सॉरी CO2 plus 2H2O, this will give you CH4 plus 2O2, ठीक है। फिर 2H2 plus O2 gives you 2H2O, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, CO2 कैंसिल हो जाएगा, 2H2O कैंसिल हो जाएगा, और O2 कैंसिल हो जाएगा। तो कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 gives CH4। तो ऐड कर लो ना, जो आ रहा है आंसर हो जाएगा तुम्हारा भाई। एवरीडी, दिस मतलब तुम्हारा आंसर आएगा ये आएगा तुम्हारा आंसर। इज दैट क्लियर? अब जो भी है वही आंसर है, आंसर यदि नहीं आ रहा है तो गलत है। -892 क्यों आएगा? उसको उल्टा किया है ना हमने, आदित्य खालकर, हमने उस रिएक्शन को रिवर्स किया है, राइट। हाँ, तो वही आंसर होगा जो भी आ रहा है तुम्हारा। आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आंसर गलत है। देख लो सोल्यूशन तुम्हारे पास होगा, उसमें क्या किया है चेक कर लो। कंफ्यूजन हो रहा है तो सोल्यूशन जो तुम्हारे पास है उसको में से चेक कर लो। डन एवरीवन, चेक किया? अरे ऑप्शन ही नहीं, अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास सोल्यूशन है ना PDF, उसमें देखो ना क्या किया है। उन्होंने कुछ गलती करी होगी उसके अंदर, पक्का है। चेक करो उन्होंने क्या किया है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। अच्छा ये दिख रहा है तुम्हें, R1 प्लस 2R2 किया है, 2R2 कर ही नहीं सकते, 4H2 हो जाएगा उसमें। ये समझ में आ रहा है? अरे उन्होंने गलत किया है सॉल्व, इसलिए आंसर गलत दे रहे हैं वो। 2R2 कर दिया है तो 4H2 हो जाएगा, नहीं गलत है, मिस्टेक है। वो रिएक्शन आएगा ही नहीं, तुम करके देख लो उन्होंने जो किया है, मैंने अभी खुद चेक किया ना। नेक्स्ट बताइए, गलत है आंसर, टेंशन मत लीजिए। 64 के बाद 56, 54 के बाद 56। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एसिड बेस रिएक्शन, देखो एसिड बेस रिएक्शन के लिए 57 किसके लिए आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आता है, राइट। वेट करो विश्वराज। ओके रेडी नाउ। हाँ ये वैल्यू आपको याद रखनी है।
57 वाली नेक्स्ट 62 ठीक है 60 57 ओके 57 which of the following are incorrect 57 में पूछा गया है इनमें से कौन सा गलत है देखो 57 तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए लेट अस रीड दी ऑप्शंस की क्या क्या पूछ रहे हैं work done by the surrounding in case of infinite is expansion is more than देखो infinite is expansion का मतलब क्या होता है ऑलरेडी वर्क डन रिवर्सिबल की बात हो रही है राइट ठीक है और सिंगल स्टेज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है अब जरा समझते हैं वर्क डन बाय सराउंडिंग इन केस ऑफ इनफिनाइट इज एक्सपेंशन इज मोर देन सिंगल स्टेज एक्सपेंशन देखो एक्सपेंशन में काम तो सिस्टम करता है ठीक है एक्सपेंशन में काम सिस्टम करता है और दूसरी चीज ये भी है कि ये सही नहीं है देखो ये होता है क्या वर्क डन सिस्टम जो है इसकी कंपैरिजन करें तो एक्सपेंशन में ऑब्वियसली इसका ही ज्यादा होता है इज दैट क्लियर इनफिनाइट एक्सपेंशन के केस में ऑब्वियसली रिवर्सिबल का ज्यादा होता है बट वो सराउंडिंग का नहीं होता वो सिस्टम का होता है एवरीडी वो सिस्टम का होता है ना तो ये सही बोले गलत बोले बताओ एवरीडी ये सही है गलत है ये तो गलत है ठीक है इरिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन अच्छा ये बताओ इरिवर्सिबल हमेशा बड़ा होता है क्या रिवर्सिबल से ये सही है ये भी गलत है हमने पढ़ा तो है ना इसको तो बेसिक चीज है विथ साइन लेकिन एक सेकंड जो लिखा है इन्होंने कोई लिखा है विथ साइन एक सेकंड रुक जाओ इन्होंने लिखा है विथ साइन इसको देखना पड़ेगा हमें विथ साइन समझ रहे हो एक सेकंड इसको विथ साइन का मतलब समझ रहे हो साइन मैग्नीट्यूड भी देखना नहीं है सिर्फ साइन साइन भी देखना है देखो कंप्रेशन में तो ज्यादा ही होता है एवरीबॉडी कंप्रेशन में तो ज्यादा होता है ये लोग सब जानते हैं ना ओके फाइन अब अपन बात कर लेते हैं एक्सपेंशन की ठीक है अब अपन बात कर लेते हैं एक्सपेंशन की तो एक्सपेंशन में जैसे देख लो डब्ल्यू रिवर्सिबल ज्यादा होता है डब्ल्यू इरिवर्सिबल से मतलब यदि ये मॉड की बात कर रहा है ठीक है तो यदि ये -5 आएगा तो ये -4 ही आएगा तो यदि विथ साइन देखोगे तो सही हो जाएगा बी समझ में आया हमेशा डब्ल्यू इरिवर्सिबल ही ज्यादा होता है साइन के साथ देखोगे तो सही हो जाएगा ये क्लियर हो रहा है तो बी ऑप्शन सही है लिखना है क्या ये विच इज इनकरेक्ट तो बी सही है ना तो बी आंसर नहीं होगा पहला ऑप्शन जो था सिद्धेश वो तो इनकरेक्ट था तो इट इज आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है तो ये अपना आंसर नहीं है सी की बात हो रही है ऑन एन आइडियल गैस इन केस ऑफ सिंगल स्टेज एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एज वेल एज सराउंडिंग आर रिस्टोर्ड देखो ओरिजिनल स्टेट में कभी वापस जा सकते हैं क्या on an ideal gas in case of ideal single stage expansion and compressions as well as surrounding देखो ओरिजिनल स्टेट में जा सकते हो क्या एवरीडी सारे प्रोसेस में ओरिजिनल स्टेट पे जा सकते हो तुमने एक स्टेट से स्टार्ट किया फिर फाइनल वापस स्टेट पे जा सकते हो क्या नहीं जा सकते हो एडियाबैटिक में नहीं जा सकते हो ठीक है
सिस्टम सराउंडिंग, इनफैक्ट सराउंडिंग और पूरे यूनिवर्स तो हमेशा एंट्रोपी बढ़ने की तरफ जाता है, तो वापस ना यही जा सकते हो, तो ये गलत है, इसलिए सही है। समझ में आ रहा है? फाइनल पॉइंट तो सेम होता ही नहीं ना। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अब डी, for a gas in thermodynamics is taken from state A to state by 4 single points, then we can put 4 points. 4, अच्छा एक बात बताओ, ये सही है क्या? 4 स्टेज में 4 पॉइंट बनाएंगे एवरीडे, देखो ये देखो 2 स्टेज है तो 3 पॉइंट बनाया हमने, ये समझ में आ रहा है? 2 स्टेज में हमने 3 पॉइंट बनाया, 3 स्टेज में कितने पॉइंट बनाएंगे एवरीडे? 3 स्टेज में हमने कितने पॉइंट बनाए? 1 2 3 4, 4, तो n स्टेज में n+1 पॉइंट्स बना रहे हैं, राइट गाइस? आर वी क्लियर ऑन दिस और नॉट? तो 4 स्टेज में तो 5 पॉइंट बनाएंगे, तो ये भी गलत हो गया, तो ये सही है। तो जो गलत है वो पूछ रहा है, तो कौन कौन सा गलत है बताओ? ए, सी और डी गलत है। You want to write this? Next. $60. Which of the following options shown below has more entropy than the first? Which of the options show more entropy of the first compound than the second? N-hexane और cyclohexane? अच्छा खुद सोचो, N-hexane और cyclohexane में किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? Obviously normal hexane ज्यादा मूव कर सकता है। 58, सिद्धेश 58 पूछ रहा है। 58 have identify the following process in which non-PV work is involved. Non-PV work मतलब समझ रहे हो एवरीबॉडी? Non-PV वर्क का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हो गया या इस तरह का कोई काम, इज दैट क्लियर? जहां पर किसी और तरह से काम हो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नॉन पीवी वर्क मतलब एक्सपेंशन ना हो। तो अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टर्स, रेजिस्टर में करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल वर्क होने के कारण इट इज नॉन पीवी। क्लियर है? डाउट है? ओके। उसके बाद तुमने मैकेनिकल एजिटेटर, जैसे मान लो तुमने दूध में चीनी डाल दिया और उसको चला रहे हो, तो यहाँ पे भी तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता ना, इज दैट क्लियर? तो ये भी हो जाएगा। न्यूटन के खोपड़े पे जो एप्पल गिरा था उससे भी किसी का वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? ऑब्वियसली नहीं, यहाँ भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अट्रैक्शन ऑफ आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स अ मैग्नेट, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। तो सारे में केसेस में तो वॉल्यूम कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। तो सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट 50 पे 60 बनाते हैं। वो एप्पल वाली कहानी खैर काफी फेमस है। चलो भाई, इंडिया में उतने एप्पल वैसे होते ही नहीं है, एप्पल के पेड़ रेयर है, ज्यादातर विदेशों से ही मंगाए जाते हैं। खैर अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अच्छा सी, नॉर्मल हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में एंट्रोपी किसकी ज्यादा है? 1 हेक्सीन है, ठीक है। 1 हेक्सीन में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है एक जगह पे, बाकी जगह तो कन्फर्मेशन पॉसिबल है ना। एवरीबॉडी, यहाँ पे यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है रोटेशन, बट देखो इसके कन्फर्मेशंस होते हैं, तुमने शायद पढ़ रखे होंगे, चेयर बोर्ड बहुत सारे होते हैं, ट्विस्ट चेयर बहुत सारे होते हैं, राइट? तो अब एक बात समझो, लीनियर की कम होगी या ज्यादा? अरे लीनियर के ज्यादा पॉसिबल रोटेशन है, वो तो कन्फर्मेशन शो करता है।
ये यहाँ पर बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन है ना, यहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है तुम्हें? तो ये तो इन्फानाइट तो घूमता ही रहेगा, इन्फानाइट होगा तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा एंट्रोपी है ना, रैंडमनेस उसके अंदर ज्यादा है, ये थोड़ी घूम सकता है फ्रीली। तो 60 का ए होगा ना, ए तो हो जाएगा ऑप्शन बी CH4, ये कार्बन 12 है और ये CH4 कार्बन 14 है, ठीक है। तो अब एक CH4 कार्बन 12 हो गया और एक CH4 कार्बन 14 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सेम टेम्परेचर पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या अलग अलग? एवरीबॉडी, सेम टेम्परेचर पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी या सेम? गाइस आई एम आस्किंग, यदि टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, कन्विंस्ड? अब जिसकी भारी है, जो ज्यादा भारी है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जो ज्यादा भारी है वो ऑब्वियसली, जिसका काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाफ mv² सेम है, जिसका मास ज्यादा है उसका वेलोसिटी कम होगा, रैंडमनेस इसका कम है। एवरीबॉडी, जो ज्यादा भारी है उसका रैंडमनेस कम होगा ना, इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि पूछा है कि इसका ज्यादा होना चाहिए पहले वाले का, राइट? लिखना है क्या ये? यू वांट टू राइट दिस और कैन आई मूव अहेड नाउ? ठीक है, लेट अस नाउ टॉक अबाउट दिस ऑप्शन सी, SO2। अच्छा ठीक है, SO2 at 300 Kelvin and 0.1 atm pressure। अच्छा ओके, अच्छा ये बताओ हायर टेम्परेचर पे क्या है? 300 डिग्री सेल्सियस यानी 300 प्लस 273, सेम प्रेशर हायर। अब बताओ हायर टेम्परेचर पे रैंडमनेस ज्यादा होगा या लोअर टेम्परेचर पे? ऑब्वियसली हायर पे, तो ये तो नहीं होगा ना, इसका ज्यादा है। फिर है इथाइल अल्कोहल 46 डिग्री 1 atm प्रेशर पे, और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास C2H5OH है लिक्विड 46 डिग्री 1 atm पे, और मिथाइल अल्कोहल है क्या, कब है, कितना है, 46 डिग्री और 1 atm प्रेशर पे, दोनों लिक्विड स्टेट में ही है, सेम टेम्परेचर पे है। ये भी नहीं होना चाहिए आंसर, सिर्फ यही होना चाहिए। C12 हल्का है, डी क्यों नहीं होगा? डी, अरे C2H5OH है और एक CH3OH है, दोनों सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे है, तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होने से क्या होगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ठीक है। अब जिसकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जो भारी मॉलिक्यूल है उसके अंदर रैंडमनेस तो कम होगा ना। एक चीज रुक जाओ, एक और चीज हमें ध्यान देना है, दोनों की एटॉमिसिटी सेम नहीं है गाइस, जस्ट अ मिनट, दोनों की एटॉमिसिटी सेम नहीं है, ये पॉइंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं देखना है श्रेयस, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। गाइस सी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस विथ एटॉमिसिटी, ये समझ में आ रहा है आपको? डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस विथ एटॉमिसिटी and the atomicity of first compound is more than that of second, so ये होगा आंसर। CH4 और CD4, मतलब जो कार्बन वाले था केस, उसमें केस में एटॉमिसिटी सेम था, टेम्परेचर भी सेम था, तो हम वहां कंसीडर कर रहे थे। बट गाइज यहाँ पे एटॉमिसिटी C2H5OH के केस में ज्यादा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, तो CH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मतलब है भाई? अरे CH3OH और C2H5OH में ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट पे होगा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। Hydrogen bonding you cannot relate, that is present in both the compounds,
hydrogen bonding is obviously present in both the compounds. Guys, are we clear on this? वो दोनों फैक्टर दोनों कंपाउंड में है ना, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी विल मैटर, एंड एटॉमिसिटी चूंकि ज्यादा है C2H5OH के केस में, टेम्परेचर सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट B312, अरे यहाँ एटॉमिसिटी हर केस में, इसमें भी 5 एटम, इसमें भी 5 एटम, ठीक है। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, तो और ये थोड़ा भारी है, तो ये भारी होने की वजह से कम वाइब्रेट करेगा ना। इज दैट क्लियर? तो C12 हल्का है, तो C12 हल्का है तो रैंडमनेस ज्यादा। एक्चुअली में यहाँ पर एक चीज ये भी देख सकते हो ना कि C12 हल्का है तो रैंडमनेस ज्यादा, अच्छा ये सोच रहे हो। बट देखो ये जो फैक्टर हमने कंसिडर किया है कि हल्का रैंडमनेस ज्यादा, ये बहुत हद, देखो इसको भी आंसर दे सकते हैं वैसे, वी कैन आंसर बी एज वेल, बट क्या उस लेवल पे डिफरेंसेस होंगे वो कंसिडर करने होंगे। बी भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बट वो लेवल जो आंसर का होगा वो वाइब्रेशन ज्यादा C12 होगा, ठीक है, दे सकते हो आंसर। हाँ दे सकते हो, बी भी आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ जाए। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। पीछे आंसर ए डी दिया है, ठीक है ना, उन्होंने इग्नोर किया है उस चीज को, और क्या, उन्होंने उसको इग्नोर किया है। सी, यदि हम इंट्रोपी की बात करें तो इंट्रोपी सबसे पहले डिपेंड करता है फेज पे, यदि तुम इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फेज पे डिपेंड करता है, सबसे कम सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का, और सबसे ज्यादा प्लाज्मा का। और ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ने से फेज भी चेंज होने लग जाते हैं, ये तो सबको पता ही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो फेज भी तो चेंज होता जाएगा। अरे हाँ है ना। Second thing is obviously the atomicity and degrees of freedom. एटॉमिसिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसके ऊपर डिपेंड करता ही है। एटॉमिसिटी यदि ज्यादा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियसली वाइब्रेट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेंगे, तो उस केस में रैंडमनेस ज्यादा होगा। इसके अलावा कोई और थ्योरी नहीं होता है, बाकी तुम अंदाजा लगाओ इसके कि क्या कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी इतना ही होता है, जैसे हमने वो पढ़ा है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ा था क्या एवरीडे? इससे ज्यादा हमने कुछ पढ़ा था इंट्रोपी के लिए, जब हमने पढ़ा था कि इंट्रोपी किन किस चीजों पर डिपेंड करता है, इतना ही पढ़ा था। तो तुम्हारे बुक में आंसर इसी के बेसिस पे दिया है, इससे ज्यादा कुछ जैसे से नहीं दिया है। तुम्हारे बोल रहे हो ना ए और डी आंसर दिया है, तो इसी के बेसिस पे दिया है, और क्या। इज दैट क्लियर? वो तो हमने जुगाड़ लगाया, सोचा कि और क्या कर सकते हैं, तो हमने आंसर भी दिया था, पर तुम्हारे बुक में बेसिकली जो दो फैक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे आंसर किया। आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट बताइए फिर। 62, 3 moles of ideal diatomic gas undergoes a change in state from 1 to A to B as reversibly as shown in the figure. Which of the following are correct? देखो 3 मोल आइडियल डायटोमिक गैस जो है अंडरगो करता है चेंज स्टेट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, 3 moles of ideal diatomic gas undergo
a change in state from A to B reversibly as shown, which the following statement is or are correct. ठीक है, ये 135 डिग्री क्या सिखाना चाह रहा है? Okay, this is the slope. Slope is -1. Understood? हाँ, slope -1 है. इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? Slope -1 का मतलब क्या हुआ? Everybody, इसका मतलब क्या हुआ? Log 10v is some constant k minus log 10t, यानी v is log k by t, यानी v is equal to k by t, or you can say vt is constant. Is that clear? Guys, is that clear or not? हाँ ना, कुछ तो बोलो. Okay. तो vt कांस्टेंट है, ये बात हम समझ गए. इनिशियली ये क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? ये इनिशियल टेम्परेचर 10 की पावर 2 केल्विन और ये 10 की पावर 3 केल्विन. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पे ये लिखना चाहो लिख सकते हो. 100 केल्विन होगा यहाँ पे और यहाँ पे 1000 केल्विन होगा. फाइन. और ऐसा देखो, टी वी कांस्टेंट है तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस टाइप का, ऐसा कुछ होता नहीं है. देखो ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है ये. ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता जहां टी इंटू वी कॉन्स्टेंट हो जाए, क्योंकि देख लो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा तो हमेशा वी बाई टी ऐसा कुछ आता है. तो ये कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है. ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा फिट नहीं बन रहा है. तो अब इसको पुट पुट कर दो. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जैसे टी क्या होगा बताओ? टी आता है पीवी अपॉन एनआर, तो आ जाएगा तुम्हारा पीवी अपॉन एनआर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो अभी आया पीवी स्क्वायर कॉन्स्टेंट. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एन की पावर आ गई 2. जैसे पीवी की पावर एक्स होता है ना, तो यहाँ एक्स क्या आया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी यहाँ एक्स क्या आया गाइस? यहाँ एक्स क्या आया? 2 आया. तो अब तो निकाल ही सकते हैं. आगे बढ़ जाए, स्क्रॉल करें नीचे. ठीक है, तो अब पीवी की पावर 2 हो गया कांस्टेंट. तो सीएम क्या होता है? सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन. तो डाइएटॉमिक है ना गैस? डाइएटॉमिक के लिए क्या होता है बताओ? सीवी 5/2 आर प्लस 1 माइनस 2. सो 5/2 आर माइनस आर बाई 2. तो ये 2 आर आ गया. सही है, देखो तो. नहीं नहीं, आर माइनस 2 आर बाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आर बाई 1 होगा, 3/2 आर होगा, राइट. ठीक है, 3/2 आर आ गया. तो अब हीट आ जाएगा तुम्हारा एन सी एम डेल्टा टी, जहाँ पे एन 3 है, सी एम 3/2 आर है, डेल्टा टी 900 केल्विन हो जाएगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब तो सारी चीज निकल जाएगी, राइट एवरीडी? डेल्टा यू आ जाएगा एन सी वी डी टी, और वर्क डन भी निकाल लोगे, यानी 3 × 3/2 आर, सॉरी 3 × 5/2 आर ना, इंटू 900, एंड डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू. अब देखो आंसर आ जाएगा सारा तुम्हें. यहाँ पे स्क्रॉल करके लेके जाओ और ऊपर स्क्रॉल करो. ओके, राइट इट डाउन. डन. और नीचे स्क्रॉल करो.
डन एवरीवन, हो गया ये? एवरीबॉडी डन और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 60 के बी, 60 के बी में ऐसा नहीं देख सकते क्या कि ज्यादा अबंडेंट सब्सटेंस की ज्यादा एंट्रोपी होगी? ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो इसको शी। ज्यादा अबंडेंट सब्सटेंस की ज्यादा एंट्रोपी होगी, बोल सकते हो बिल्कुल। बट एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहली चीज तो देखो क्या होता है ना कि रेडियो एक्टिव होता है। पहले तो रेडियो एक्टिव होता है C14, तो 6014 रेडियो एक्टिव होकर C12 में डिकम्पोज हो जाता है। तो एक्चुअली में रेडियो एक्टिव होने के कारण वो ज्यादा अनस्टेबल है। तो वैसे सोचोगे तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ सकते हैं। C14 इज रेडियो एक्टिव एंड इट इज वेरी अनस्टेबल, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू दैट आंसर में, इसलिए इन्होंने इसको इग्नोर ही किया है। वहां पे एक और कंसिडरेशन आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 69, 65, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ये सही बात है कि नहीं? जलेगा तो ऑब्वियसली हीट निकलेगा। हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये भी तो सेम ही चीज है, अलग क्या हो गया इसमें? एक सेकंड, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यही कहानी ऑल। एक सेकंड, एक सेकंड, हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये N2 प्लस N, हाँ इसको डेल्टा H ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है। देखो ऑल कंबशन रिएक्शन में जो पूछ रहा है, यदि तुम जलाते हो तो ऑब्वियसली निकलेगा। कुछ ऐसे होता है ना कि ऐसे कंबशन, जैसे सारी चीजें तो जलती ही नहीं है पहले तो। देखो ये क्वेश्चन ए ऑप्शन पूछा है ना, ऑल कंबशन रिएक्शन, सारी चीजें तो जलेंगी नहीं। और जलेंगी तो जल करके प्रोड्यूस करे यदि हीट, ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कंबशन होता है उसमें हीट तो निकलेगा ही। बट कुछ चीजें जलती ही नहीं, तो ऑप्शन इसका जो ए पार्ट है वो, हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ऑलवेज हीट रिलीजिंग। ऑल कंबशन रिएक्शन में एम्बिगुअस हो गया, कुछ चीजें जलती ही नहीं है। कौन सी चीजें नहीं जलती हैं? यू कैन थिंक ऑफ मल्टीपल थिंग्स व्हिच डू नॉट बर्न, लाइक यू कैन थिंक ऑफ डायमंड, यू कैन थिंक ऑफ आयरन। आयरन विल ऑक्सीडाइज बट इट विल नॉट बर्न। पानी, पानी नहीं जलेगा बट इट विल evaporate into steam, so it doesn't burn actually. That is also an example, very good. So if you burn water then it will not release heat, it will become an endothermic process. बट यदि कंबशन होगा, हीट ऑफ कंबशन यदि डिफाइन होता है तो वो तो एक्सोथर्मिक के हिसाब से डेल्टा एच नेगेटिव ही आएगा। ऐसे नहीं पूछना चाहिए इनको ऐसे। सर कंबशन होगी नहीं तो एक्सोथर्मिक का सवाल ही नहीं आता ना। हाँ ऑब्वियसली उस केस में नहीं होगा। हर किसी का कंबशन डिफाइन नहीं होता। 69 का बी, देखो ये सारी चीजें कुछ एम्बिगुअस है ना, तुम टेंशन मत लो। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, क्लियर कट सवाल आते हैं। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन हम डिफाइन कर सकते हैं, तो थर्मोडायनेमिक टर्म है, जिसका कंबशन होगा उसके लिए डिफाइन करेंगे। अब इस तरह से पूछने में तो नहीं बोल सकते ना, सारे केसेस हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। 66 का सी एंड डी, चूज द करेक्ट। 66 बोल रहा हूँ, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, फॉर अ रिएक्शन इन व्हिच डेल्टा एनजी इज जीरो, एंट्रोपी चेंज इज नॉट ऑलवेज जीरो। अच्छा ये बताओ, यदि कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एनजी जीरो है, तो उसमें क्या एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो डेल्टा एनजी तो जीरो ही हुआ ना। एवरीडे 65 का सी डी,
एक सेकेंड, अरे N2 और O2 दोनों स्टेबल गैस है, रिएक्ट नहीं करते। खुद सोचो, N2 और O2 ऑक्सीजन दोनों है ना एटमॉस्फेयर में, अपने आप NO बनाएगा क्या? एवरीडी N2 और O2 एटमॉस्फेयर में कभी NO बनाता तो है नहीं, ऑब्वियसली तुम्हें देना पड़ेगा हीट। F2 और देखो, F2 और OF2 जो होता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या फिर F2O, ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये भी बनता नहीं है आसानी से। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज अनस्टेबल, तो इसको भी बनाने के लिए तुम्हें हीट देना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक साथ नहीं बनते। लाइटनिंग के प्रेजेंस में बनता है, तो लाइटनिंग में हीट दिया ना तुमने, लाइटनिंग के समय बहुत ज्यादा हीट मिलता है, ठीक है। क्लियर एवरीडी? कंबशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन, कंबशन का मतलब जलना होता है। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। 69, चलो रुक जाओ, पहले 66 क्लियर कर देते हैं ना। 66 भी किसी ने पूछा है, 66 का सी पूछा है। तो सिद्धेश देखो, 66 का सी में H2O सॉलिड यदि H2O लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, सॉरी H2O लिक्विड में, तो यहाँ पर तो डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा, बट डेल्टा एन जी जीरो है। क्लियर है? बर्निंग टाइप ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 63, अरे अब पीछे जा रहे हैं हम लोग मतलब। (63) 4 kilojule of heat is absorbed when 1 mole of ice melts। देखो 1 mole of ice यानी कि आइस से बन गया वाटर, ठीक है, 1 मोल। और मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस का 19 ml है और वाटर का 18 ml है, और हीट है 4 किलो जूल। तो अब ऑब्वियसली ये हीट डेल्टा एच होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लिखा है। एवरीडी, कंबशन एम्बिगुअस नहीं है, इन्होंने सारे कंबशन बोल दिए हैं, तुम थोड़ा ज्यादा सोचते हो श्रेयस, ये दिक्कत है। ऑल कंबशन रिएक्शंस वाली जो बात है ना, ये एम्बिगुअस हो गई है। अनम्यूट करो, अनम्यूट का परमिशन तो है ही। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। हेलो हाँ बोलो सर, तो हम इसमें ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते है एग्जैक्टली कि कंबशन होता क्या है। देखो, जैसे तुमने हीट ऑफ कंबशन डिफाइन किया ना, जैसे कार्बन के डिफाइन किया, जैसे पेपर जला दिया, तो तुम हाँ जानते हो कि कौन सी चीजें जलती हैं, और जो चीजें जलती हैं नॉर्मली इसको जला करके हीट बनाते हैं। जैसे मान लो हम लोग बन गए आदि, मानो हम लोग जंगल में रहते हैं, कोई रिसोर्सेज नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस की तो बात ही छोड़ो। तो अब तुम सपोज खाना पकाना चाहते हो, तुम क्या जला सकते हो, क्या क्या जला करके हीट निकालोगे, उसी को जलाओगे ना। हाँ ठीक है, जो तुम्हारे आसपास है ऐसी चीजों जलाओगे जिससे हीट निकले। तुम्हारे हिसाब से जो जल करके हीट दे देती है, उसका तुम कंबशन करोगे, और तुम्हारे हिसाब से हीट ऑफ कंबशन निकलेगा, बिकॉज़ दैट कैन हेल्प यू कुक फूड, राइट। हाँ तो जो चीज नहीं जलेगी तुम उसको जलाओगे नहीं, या फिर जो चीज हीट कम प्रोड्यूस करे उसको तुम नहीं जलाओगे। बट तुम्हारा हाँ लाइफ स्पैन लिमिटेड है, तुम्हारा रिसोर्स लिमिटेड है, तुम ज्यादा दूर जा नहीं सकते हो। तो तुम सारी चीजें पता कर सकते हो कि कौन जल के हीट देगा और कौन नहीं देगा। नहीं तो तुम उसके, लेकिन जब तुम हीट ऑफ कंबशन पता कर रहे हो कि ये ज्यादा बेहतर फ्यूल है क्योंकि ये ज्यादा हीट देता है, इससे मेरा खाना जल्दी पकता है, राइट। सो दैट वे यू कैन, इफ हीट ऑफ कंबशन इज डिफाइंड, तो यू कैन, तो ऑब्वियसली तुम उसको नेगेटिव बता रहे हो। बट क्या क्या जलेगा, कौन एक्सोथर्मिक होगा, ये हम अभी नहीं बता सकते। इसके ऊपर क्या कमेंट करें। हाँ नहीं, मतलब कंबशन का डेफिनेशन ही है कि वो कंबशन का मतलब जलना ऑक्सीजन के होता साथ, है।
हाँ, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट रिलीज करना, ऐसा उसका डेफिनेशन। ऑक्सीजन के साथ वाली चीज बर्निंग होती है, हाँ ठीक है। कंबशन मतलब फ्लोरीन भी आग लगा सकती है, क्लोरीन भी आग लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट ऑक्सीजन ज्यादा अबंडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नेचर में, इसलिए बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। बट फ्लोरीन क्लोरीन कैन आल्सो कॉज फायर। हाँ, तो मतलब ए का हम कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर सकते कि क्या कमेंट एक्सोथर्मिक होगा। करें, कुछ कह नहीं सकते, तो हम ज्यादा चीजें पता ही नहीं है। बट यदि हीट ऑफ कंबशन में डिफाइन किया है, हीट हुआ तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, तो हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक ही होगा। हाँ ठीक। Okay, coming to guys question 63. 4 kilojoule of heat is absorbed when 1 mole of ice melts at 0 degree Celsius and constant pressure. तो अब एक बात बताओ, ये कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है, तो आर यू गाइस कन्विंस्ड कि डेल्टा एच ही होगा? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ये तो डेल्टा एच होगा ना, ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब जरा सोचो कि हमें करना क्या है। हमें निकालना क्या है, डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा एच एवरीबॉडी होता है डेल्टा यू प्लस पी डीवी, है ना। वी या फिर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, कुछ भी ले लो, तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो यही आ जाएगा ना। पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, पी कांस्टेंट है 1, और वी टू माइनस वी वन कर लो, यानी 18/1000 माइनस 19/1000। अब देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, एवरीबॉडी बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा बड़ा है? ये वाली टर्म नेगेटिव है, राइट? दिस टर्म इज नेगेटिव। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली डेल्टा यू बड़ा है पहली चीज, और इसको तुम निकाल भी सकते हो, ये एटीएम लीटर में आएगा। तो आगे बढ़ सकते हैं। डेल्टा यू इज द बिगर क्वांटिटी ऑब्वियसली, बिकॉज दिस टर्म इज नेगेटिव। इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा यू बड़ा हो जाएगा। और इसको तुम एटीएम लीटर से 1 एटीएम लीटर को इसको कन्वर्ट कर लेना था, 101 जूल होता है, ठीक है। तो आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ guys, next question please. 70, there was somebody asking 69। 69 में किसको डाउट था भाई? 69 में डाउट नहीं है? ओके। In which of the following system does non PV work? फिर से वही सवाल है, नॉन पीवी वर्क का मतलब क्या होगा बताओ एवरीडी। नॉन पीवी वर्क का मतलब क्या होगा? नॉन पीवी वर्क का मतलब जहां वॉल्यूम नहीं, डिस्चार्जिंग ऑफ galvanic cell, isochoric heating of gas, ejection of photoelectron from electropositive metal। अच्छा सी, नॉन पीवी वर्क जब हम डिफाइन करेंगे ना, तो उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क मोस्टली आ जाता है। अच्छा, आइडल गैस को मिक्स किए कांस्टेंट प्रेशर पे, कुछ काम हुआ एवरीडे? अच्छा बी पूछ रहे हैं ना, डिस्चार्जिंग। अरे ऑब्वियसली बी में तो गैल्वेनिक सेल डिस्चार्ज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता ही है, तो वो तो होगा ही ना नॉन पीवी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क है वो। आदित्य, बी ऑप्शन क्लियर हो गया? ठीक है। और लास्ट वाले केस में जो है ना, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वो भी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, नॉन पीवी वर्क है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 70। गैल्वेनिक सेल में नहीं होता ना, गैल्वेनिक सेल इज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल एक नॉर्मल टर्म होता है ऐसा सेल के लिए जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ड्राई सेल पढ़े होगे तुमने क्लास 10 में। नेक्स्ट, in which of the following is or are correct? Consider all pressure, all gases are ideal in reaction consider। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो पूछा ये जा रहा है कि किस केस में काम हो रहा है, ठीक है, किस केस में काम हो रहा है या जो भी है। लेट अस आंसर क्वेश्चन 70। देखो क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए जो है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस।
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, गैस का वॉल्यूम तो ज्यादा ही होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा ही होगा, तो यहाँ पे वर्क डन हम बोल सकते हैं नेगेटिव। Everybody, can you say work done will be negative? Okay, fine. Now, H2 gas plus Cl2 gas, it gives 2HCl gas. ये नेगेटिव पीवी वर्क, ये क्या लगता है सही है? Everybody, what do you think? It is correct? 2 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? अरे 2 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रहा है, डेल्टा एनजी 0 है, तो यहाँ 0 वर्क हो रहा है, कोई दिक्कत? Everybody clear or not? Okay. Zn2 प्लस, अब देखो ये क्या है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, जिंक रॉड को जब कॉपर सॉल्यूशन में डालते हैं तो जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इन द सेंस जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, देखो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली ईएमएफ जनरेट करता है स्पॉन्टेनियस, ये क्या करेगा, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये नॉन पीवी वर्क करेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी सी तो आंसर हो जाएगा, राइट, सी आंसर होगा। अब जरा ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन डी। NaCl aqueous, मतलब NaCl में सॉलिड था, उसमें पानी डाल दिया हमने, लेट अस लाइट इट लाइक दिस, NaCl में हमने पानी डाला, Na प्लस aqueous और Cl माइनस aqueous बन गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में लिखा है नॉन जीरो नॉन पीवी वर्क। अच्छा ये बताओ, तुम नमक को पानी में डालोगे, क्या कुछ काम होगा क्या? एवरीडी जरा सोचो, तुम नमक को पानी में डालोगे तो यहाँ कुछ काम होगा? सी बेसिकली यहाँ पे वर्क डन जो है ना, कुछ केसेस में नॉन जीरो बताते हैं। अब थोड़ा सोचो क्यों बताते हैं, ये कुछ इसके ये सारे कुछ ऐसे केसेस हैं तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट द एग्जैक्ट थिंग। क्या रीजन तुम्हें लगता है, व्हाट कुड बी अ रीजन? क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? सी पहले तो समझने की कोशिश करो, श्रेयस इज आंसरिंग करेक्टली। मान लो तुमने 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है, कहा? 1 गिलास पानी में, तो अब तुम्हें क्या लगता है, वॉल्यूम कम हो रहा है या बढ़ रहा है? एवरीडी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज बोल रहे हैं कुछ लोग, ये अजीब। देखो ज्यादा कुछ वाली बात नहीं, देखो मान लो तुमने 1 गिलास पानी पिया, एवरीबॉडी, तुमने 1 गिलास पानी पी लिया, तो तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा?
सेम रहेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पानी वहां जाएगा जो तुम्हारे बॉडी में खाली जगह है, राइट? और वो खाली जगह में पहले पानी आता मतलब आ गया है, तो इसलिए तुम्हारा बॉडी का वॉल्यूम नहीं बढ़ा। तो नमक क्या होता है, जैसे 1 चम्मच नमक तुमने 1 गिलास पानी में डाला, तो वो नमक डिसॉल्व हो जाएगा और वो नमक वहां जाएगा जो पानी में खाली जगह प्रेजेंट था, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब यदि तुम्हारे पास पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, जैसे तुम्हारे पास 250 ml वाटर है, तो 250 ml प्लस 1 जो भी सपोज 10 ml नमक डाला तुमने, तो अभी 250 प्लस 10 हो गया। बट बाद में तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो गया। ये समझ में आया? क्योंकि नमक घुल गया और पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। पानी में नमक डालते हो तो पानी का वॉल्यूम चेंज होता है क्या? तो यहाँ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो डेल्टा वी यहाँ 0 नहीं है एक्चुअली। इज दैट क्लियर? यहाँ पे डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं है, एक्चुअली वॉल्यूम कम हो रहा है। नहीं समझे? अरे दूध में चीनी डालते हो तो दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब पानी में नमक डालते हो तो पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक एग्जांपल सुना था, कौवा होता है, वो कंकड़ डालता है पानी में, पानी ऊपर आता है, फिर वो पानी पी पाता है कौवा। वो याद है? तुमने कहानी सुना होगा। तो कौवा तुम्हें क्या लगता है कंकड़ क्यों डालता है? नमक डालता तो क्या दिक्कत था? क्योंकि वो नमक घुल जाएगा और पानी का लेवल ऊपर आएगा ही नहीं। तो डिसॉल्व होने से वॉल्यूम नहीं बढ़ता और नमक डिसॉल्व हो जाएगा। ये नहीं चमक रहा? तो डेल्टा वी 0 होगा जब वो सब्सटेंस पानी में जाके सस्पेंशन बनाए, और डेल्टा वी 0 तब नहीं होगा जब वो घुल जाए। डिक्रीज हुआ ना? पहले नमक का वॉल्यूम प्लस पानी का वॉल्यूम इज इक्वल टू पानी का वॉल्यूम, तो नमक का वॉल्यूम तो खत्म। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू नमक का वॉल्यूम। अभी भी नहीं चमका? हाँ, तो नॉन तो यहाँ पे श्रेयस बोल रहा है तब सैचुरेटेड, जब सैचुरेट हो जाएगा तब एक्सटर्नल प्रेशर करके और डिसॉल्व कर पाएंगे। हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, केसेस बता रहा हूँ, रुक तो जाओ। तो जब तक सोल्यूशन मतलब जब तक सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं था तब तक तो डेल्टा भी 0 था ना, मतलब नॉन जीरो था ना। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जब तक बना तब तक नॉन पीवी वर्क नहीं पीवी वर्क हो रहा था। और जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया उसके बाद आप करो तो ये केसेस बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है एवरीबॉडी? तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के पहले नॉन पीवी वर्क मतलब पीवी वर्क हो रहा है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद और नमक डालोगे तो तुम्हारा पीवी वर्क नहीं होगा। ये क्लियर है? इसका आंसर क्या दें बताओ? पूछे ही सवाल ऐसे। ये बात तो सबको समझ में आई? ओके, अब देखो इसका आंसर कुछ नहीं देंगे हम, डी वाला ऑप्शन तो सही नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अलग अलग केसेस के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब सोच लो इसका आंसर क्या बनेगा। ये तो सही नहीं है पूरी तरह से जो लिखा है इसके अंदर, डी स्टेटमेंट। 85th 81 81 के पहले किसी का कोई डाउट नहीं है? 73 78, ठीक है 73 के ऊपर आ जाता है सलोनी। ओके, when a system is taken from a state A to state B along path A, देखो ठीक है क्वेश्चन 73 में 71 के 71 से ही मतलब मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा ना। 73 पूछ रहे हो तो मुझे तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा।
क्या लिखा है? When a system is taken from state A to state B along path ACB as shown in the figure, 80 joule of heat flows into the system. इस प्रोसेस में 80 जूल सिस्टम के अंदर जाती है एंड सिस्टम डज, देखो तो यहाँ पे हीट और सिस्टम काम करता है, यानी वर्क डन इज -30 जूल, ठीक है। हाउ मच हीट, अब देखो हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ ADB। तो अब देखो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ एवरीबॉडी, 50 जूल हुआ ना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम इज माइनस, ये तो वर्क डन तुम्हारा -10 है, तो हीट तो निकाल लोगे इसके लिए, ठीक है। 73, if UD minus UA is -40, UD minus UA -40 है, तो हीट एब्जॉर्ब इन AD एंड DB कितना होगा? ओके, देखो वर्क डन DB में तो 0 है एवरीडी, वर्क डन DB में तो 0 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वर्क डन AD ही ना होगा, वर्क डन A to D ही होना चाहिए -10 जूल। इज दैट क्लियर? तो वर्क डन आपको दिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया है, तो कैन यू गाइस कैलकुलेट हीट? हीट निकाल लेते हैं। सो du is equal to dq plus dw। सो du आपको कितना दे रखा है? -40, dq निकालना है और ये -10, तो कितना आया? dq/d कितना है एवरीबॉडी? -30 आ गया, राइट? कोई डाउट है? -30 एक ही ऑप्शन में, वैसे तो आगे करने की जरूरत नहीं है, करके दिखाऊं वो भी, दूसरा वाला पार्ट भी? ठीक है, नेक्स्ट बताइए फिर। वर्क डन इन AD -10 कैसे? बिकॉज वर्क डन इन DB, देखो वर्क डन इन ADB ये -10 है, तो DB तो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो वर्क डन तो DB में 0 है, सो दिस इज वर्क डन इन AD प्लस वर्क डन इन DB। वर्क डन DB 0 है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ। somebody was asking 73 के बाद कोई 78 पूछ रहा था शायद, 81 पूछ, 77 सिद्धेश। ठीक है, a reaction has a value of delta H -400 kilocalorie at 400 Kelvin। 400 Kelvin पे 400 किलो कैलोरी है। Above 400 the reaction is spontaneous and below it is not, यानी 400 पे इक्विलिब्रिया होगा ना एवरीबॉडी, 400 पे तो इक्विलिब्रिया हुआ ना, इसका मतलब, इज दैट क्लियर? तो डेल्टा जी 0 होगा वहां पे, तो डेल्टा जी 0 होगा, तो यानी डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस 0 होगा, डेल्टा एस -400 है, टी डेल्टा एस निकाल लो, ठीक है सिद्धेश। नेक्स्ट 81, कितने क्वेश्चन है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, खत्म ही नहीं हो रहा है। 120 है। अंडर सेम कंडीशंस हाउ मेनी मोल ऑफ, देखो तुम्हारे पास है, लिखना है क्या? डन, 81 ठीक है। 0.1 MnAOH and 0.05 M H2A
टोटल वॉल्यूम ऑफ द हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर के लिए क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है मोलैरिटी दोनों की बराबर होनी चाहिए। एवरीबॉडी, फॉर हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज कब होगा? तो मुझे नहीं लगता है देयर शुड बी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। पूरा न्यूट्रलाइजेशन होगा तो मैक्सिमम वाटर बनेगा, ये समझ में आ रहा है? पानी ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। तो 0.1 इंटू वी, 0.05 इंटू इन फैक्टर 2 इंटू V1 लिख देता हूँ इसको, और इसको लिख देता हूँ V2। तो अब ये कितना आएगा? 0.1 V1 और ये आ जाएगा तुम्हारा 0.1 V2। तो क्या आएगा आंसर? 1:1, यानी 50:50, राइट? V1 V2 होना चाहिए। नेक्स्ट, एट्टी फाइव। वेट करूं? फोर आइडेंटिकल सैंपल्स ऑफ आइडियल गैस इनिशियली एट सिमिलर स्टेट। देखो प्रेशर है, V0 है, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। देखो ये 1 2 3 4, ठीक है। अब पूछा है कि फोर आइडेंटिकल सैंपल्स फोर आइडेंटिकल सैंपल ऑफ आइडियल इनिशियली एट सिमिलर स्टेट P0 V0 T0 आर अलाउड टू एक्सपैंड बाय डबल देयर फॉर वॉल्यूम, ठीक है। आइसोथर्मल बाय प्रोसेस, ये अरे तो सबसे कम किस में होगा बताओ ना, यही देखना है ना, कंपेयर करना है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है, फिर P स्क्वायर V इज इक्वल टू कांस्टेंट है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। ओके अच्छा ये चीज तो समझ में आ रहा होगा कि आइसोथर्मल में ज्यादा वर्क होता है या एडियाबैटिक में होता है। एक्सपेंशन के प्रोसेस में आइसोथर्मल में होता है, तो सबसे कम वर्क किस में होगा बताओ? सबसे ज्यादा वर्क किस में होगा ये बता दो फिर। सबसे ज्यादा वर्क आइसोथर्मल में होगा, ठीक है। और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में ज्यादा वर्क होगा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल में? एडियाबैटिक रिवर्सिबल में ज्यादा। फाइनल प्रेशर जो है आइडियाबैटिक इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा। तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा तो होगा, एक मिनट है ना, या फिर एक काम करें क्या, ये काम करते हैं, ये पीवी की पावर 1/2 है ना, तो स्लोप क्या होगा? 1/2 पी टाइम्स बी, ये समझ में आया? स्लोप गामा टाइम्स पी बाई वी होता है ना। आइसोथर्मल का स्लोप क्या है, ऐसा कर लेते हैं ना, आसान रहेगा अपने लिए, माइनस पी वी। एरिया का क्या आएगा? माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। और आपको पता है गामा जो है वो 4/3 से 1 के ऊपर होता है, ठीक है, और 4/3 से छोटा होता है, और इसके लिए 1s1/2 है। तो सबसे कम स्लोप किसका है? तो अच्छा ये नहीं, सबसे ऊपर तो ये जाएगा ना, पी स्क्वायर वी वाला सबसे ऊपर रहेगा। ये सबको समझ में आ रहा है? एवरीडी सबसे ऊपर तो ये रहेगा, पी स्क्वायर वी वाला प्रोसेस सबसे ऊपर रहेगा। एवरीडी इज दैट क्लियर और नॉट? अरे क्योंकि सेम डेल्टा वी में डेल्टा पी इसका सबसे कम है। एडियाबैटिक का स्लोप गामा बताया, गामा गामा टाइम्स पी बाई वी। अरे नहीं चमका तुम लोगों को?
एडियाबैटिक का स्लोप माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी, पर उससे कम कैसे हुआ? अरे भैया जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका ये वाली वैल्यू ज्यादा है, जनरल तुम्हारे पास पीवी की पावर एक्स है, तो स्लोप यही होता है ना, माइनस एक्स टाइम्स पी बाई वी। तो एक्स जितना ज्यादा होगा, इस सेम वॉल्यूम चेंज में प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, तो ग्राफ और नीचे लाई करेगा। ये समझ में आ रहा है? गामा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा ना, एक्स बढ़ता जाएगा तो स्लोप नीचे आता जाएगा। जैसे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो x3 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1 होगा। ये नहीं चमक रहा है? अरे चलो फिर से बता देता हूँ, नहीं चमक रहा है तो कोई बात नहीं। तुम्हारे पास एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है, बड़ी ध्यान से देखना। पीवी की पावर x कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू 1 का ये ग्राफ है, x 1.5 का ये ग्राफ है। ये समझ में आ रहा है? ये डेल्टा भी सेम रखा है हमने। तो अब जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, डेल्टा p भी बढ़ता जा रहा है, यानी p जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, x बढ़ने से p कम हो जा रहा है। ये चमक रहा है? देखो ना, प्रेशर सेम ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। तो हम ऐसा बोले, x यदि मिनिमम रहेगा तो ग्राफ प्रेशर जो है वो मैक्सिमम रहेगा, एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम रहेगा, और वर्क डन भी मैक्सिमम रहेगा। अभी भी नहीं चमका, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। तो अब x देखो ना क्या है, आइसोथर्मल के लिए 1 है, एरिया के लिए गामा है, और उसके लिए 1/2 है। तो ये वाला प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होगा। अभी भी नहीं चमका क्या? क्लियर है? तो मैक्सिमम सेकंड प्रोसेस में होगा। फिर आइसोथर्मल, तो ऑर्डर देख लो ना, 1/2 के केस में मैक्सिमम वर्क डन। आइसोथर्मल में स्लोप पीवी कैसे आता है? माइनस पी बाई वी आता है स्लोप, माइनस पी बाई वी आता है, ये तो निकाला हुआ है ना स्लोप। अरे x माइनस एक्स टाइम पी बाई वी होता है, तो आइसोथर्मल के लिए x1 होता है। ये वर्क डन का कंपैरिजन क्लियर है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो मैक्सिमम किस में होगा? गामा मिनिमम जहां पे है वहां पे, मतलब जहां पे x मैक्सिमम मिनिमम है, तो सबसे ज्यादा 2 में, फिर 2 के बाद फिर 1, फिर 4 और फिर 3। समझ में आया? ये क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? सबसे ज्यादा 2, फिर 1, 2 क्योंकि, फिर 1, फिर 2। आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एक्सपेंशन में तो पता है रिवर्सिबल में ज्यादा होता है। तो ये 2 और 1 क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। तो अब देख लो, जो ग्राफ 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए 1, नहीं 1 होना चाहिए 2, और 2 होना चाहिए 1। तो ऐसे मेरे ख्याल से आंसर क्लियर हो ही गया है। 85 का आंसर तुम्हारा बी ही आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है आंसर। नेक्स्ट, नाइन्टी वन, 87, 88। अरे ये तो आसान है यार। 87, 88 सॉल्व करना है तो मुझे 86 भी करना पड़ेगा फिर तो पूरा पैसेज सॉल्व करें 86 टू 88, क्या बोलते हो? नहीं तो तुमने सॉल्व किया है, दैट इज फाइन, बट आई हैव टू सॉल्व द कंप्लीट सॉल्व। मतलब बिना क्वेश्चन पढ़े थोड़ी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, पैसेज 5 सॉल्व कर लेते हैं।
A gaseous mixture of propane, असिटाइलिन क्या होता है बताओ? ठीक है, gaseous mixture of propane, acetylene and CO2 is burnt in air. Excess of air. The total heat evolved is this much. Total volume of CO2 is given. अच्छा, total volume of CO2 कितना बन रहा है? यानी टोटल वॉल्यूम CO2 का आया 224 लीटर, यानी 10 मोल है ना? Everybody, is that clear? अब देखो C2H2 x plus y by 4 क्या आएगा? 2.5 O2 2 CO2 plus H2O, C3H8 ये क्या आ जाएगा? 5 O2 3 CO2 plus 4 H2O. तो इसके मोल्स जो हैं A हैं तो ये 2A बनाएगा, इसके B हैं तो 2B बनाएगा, राइट? और इसके सपोज C है तो ये तो C रहेगा ही, तो 2A plus 3B plus जो C है वो तुम्हारा 10 है. टोटल वॉल्यूम CO2 दिया है. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. The total heat is used to perform two separate processes: vaporizing 87.5% of water, forming ethanol liters ethylene measured from constituent elements. अच्छा, ये तो आसान है यार, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. पहला जो 86 है, राइट? 86 में बोला है C2H2. अच्छा, 86 का कोई खास यूज यहाँ पे है नहीं. ये तो डेल्टा H समेशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, 87 पे आ जाते हैं. The sum of enthalpies of combustion of C3H8 and C2H2. तो अब देख लो, C3H8 को कंबशन करोगे तो ये तुम्हारा क्या आता है? तो ये भी तो निकाल ही सकते हो. इंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए O2OO बॉन्ड एनर्जी दिया है क्या? एक मिनट रुक जाओ. रुक जाओ भैया, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेने दो मुझे. बहुत सारा डेटा दिया है इसके अंदर. 2 मिनट रुको, है ना? देखो, यदि तुम्हें इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें इंथैल्पी फॉर्मेशन निकालना पड़ जाएगा. ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, तुम्हें इसकी एनर्जी नहीं दी हुई है, राइट? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? हाँ, कुछ तो बोलो. CO2 का दिया है बट इसका नहीं दिया. तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना पड़ जाएगा C3H8 का. तो C3H8 का कैसे निकालोगे? तो ये बेसिकली तुम्हारा C3H8 बनता है 3 कार्बन सॉलिड प्लस 4H2 will give you 3 C3H8 गैस. तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली 3 टाइम्स सब्लिमेशन. सब्लिमेशन दिया हुआ है. सब्लिमेशन 718 दिया है क्योंकि गैस फेज में करते हैं सब्लिमेशन, सेम फेज में, राइट? और हाइड्रोजन का HH बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 4 × 435 माइनस C3H8 में सिंगल बॉन्ड दे ही रखा है, तो ये हो जाएगा -2. दो सिंगल बॉन्ड तो होंगे इसके अंदर. कैलकुलेशन ज्यादा है इसके अंदर. ये पूछा किसने है वैसे? तुमने पूछा श्रेयस? तुम नहीं पूछा है? मैं बता देता हूँ कैसे करना है. आगे बढ़ जाए या कर लोगे? CH बॉन्ड एनर्जी तुम्हारी दे रखी है 416. कर लोगे? ठीक है. नहीं, आई थिंक प्रणव वाज आस्किंग. किसने पूछा था 8788?
उसी तरह से तुम्हें C3 इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, C2H2 के लिए निकालना पड़ेगा, फिर C2H4 के लिए निकालना पड़ेगा, फिर उनके कंबशंस निकालने पड़ेंगे। ये है तुम्हारा 88 डाउट है। ओके, तुम्हारा डाउट 88 है प्रणव। तो यार इसका डेटा देखे बिना हम 88 कैसे सॉल्व करें? यहाँ पर एक चीज देखो क्या है, 408, ये देखो ये दिया है तुम्हें। अब जब तुम्हारा ये जलाओगे प्रोपेन, तो इसका A मोल्स जो हमने लिया था C2H4 और प्रोपेन सॉरी C3H8 प्लस B मोल्स जो इनका कंबशन निकला था, ठीक है, जो भी आया वो C2H2, ये निकल जाएगा क्योंकि CO2 तो जलता नहीं है। तो इसको यदि तुम्हें ये पता चल गया और ये पता चल गया तो तुम निकाल ही सकते हो हीट इन ट्रायल लगा करके। फिर उसमें यदि तुम्हें ये वैल्यूज दे रखी है, प्रणव इज दैट क्लियर 88 में कैसे करना है? देखो यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगा, फिर इक्वेशन से तुम्हें इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम तो CO2 का भी दिया है, तो 2-3 इक्वेशंस बनेंगे, उसको सॉल्व करना होगा। करके दिखाऊं? बिकॉज फिर तो पूरा चलना पड़ेगा सीक्वेंस में। क्या चाहते हो, करके दिखाएं? 88 नहीं समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ बेसिकली क्या आया है, ये मुझे बता दो। C3H8 के कंबशन में कितना आया? एवरीबॉडी, C3H8 के कंबशन में कितना हीट निकला है? 3499। नहीं नहीं, 3499 तो पिछले क्वेश्चन में आया ना। इंडिविजुअल C3H8 और C2H2 का क्या है? इंडिविजुअल C3H8 का कितना है? इसमें अरे तो बताओगे नहीं वैल्यू तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? अरे दो इक्वेशन बनेगा ना, एक CO2 वाला इक्वेशन भी तो है, उसको सॉल्व करना होगा। 2-3 इक्वेशन बनेगा यहाँ जो तुम वैल्यू पुट करोगे, और एक CO2 वाला इक्वेशन है उसमें भी वैल्यूज पुट करोगे। कुछ और इक्वेशन वाटर के टर्म्स में भी बन सकते हैं, तो वो इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। यही तरीका है। आगे बढ़ सकते हैं तो बोलो, नहीं तो फिर वैल्यूज देख के निकाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर। प्रणव कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट बताओ फिर। 91। 2 moles of helium are initially at a temperature of 27 degrees Celsius and occupy a volume of 20 liters. ठीक है, हीलियम के तुम्हारे पास मोल्स दो हैं, गामा 5/3 होता है, सही बात है। टेम्परेचर 300 केल्विन है, वॉल्यूम 20 लीटर है। The gas is first expanded at constant pressure until its volume is doubled, then expand किया constant pressure पे, मतलब समझ में आ रहा है? constant pressure पे expand किया, तो PV/T प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, तो यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, राइट? एक्सपैंड किया ताकि प्रेशर इसका डबल हो गया, until सॉरी एक्सपैंड until वॉल्यूम इज डबल। अच्छा तो वॉल्यूम डबल हो तो तुम्हें नहीं लगता टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा? एवरीडी, जब वॉल्यूम डबल होगा तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा ना। तो V2 जब 40 लीटर हुआ तो उस केस में T2 भी 400 केल्विन हो 600 केल्विन हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद क्या है, then it undergoes adiabatic and reversible adiabatic performing becomes 1/10 लीटर। उसके केस में V3 जो है वो 110 लीटर हो जाता है। तो अब क्या करोगे? अब लगाओ
T2 V2 की पावर गामा -1 इस T3 V3 की पावर गामा -1 और सॉल्व कर लो T3 के लिए, इतना ही तो है। देखो T2 V2 तुम्हारा दिया है और तुम्हारे पास V3 भी है, तो T3 और गामा है ही, तो निकाल लो। नेक्स्ट, खत्म अभी भी नहीं हुआ ये तो। नेक्स्ट 94, सिद्धांत इज आस्किंग 94। एक सेकंड ना। 1 mole of ideal gas is expanded isothermally until its volume is tripled. अच्छा, आइसोथर्मल गैस में क्या होता है? NR log V2 upon V1 होता है ना। तो 2.303 RN1 लिखा है, R ले लो और वॉल्यूम ट्रिपल है, यानी कि log 3। ठीक है, कैलकुलेट द डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल निकालना है, तो डेल्टा एस सिस्टम आ गया हमारा। क्लियर है? डेल्टा एस सिस्टम के केस में तो आई थिंक सबको क्लियर है। अब क्या लिखा है? given that expansion is carried out irreversibly where 10 is less absorbed reversibly. ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि यदि रिवर्सिबली करते तो एक्सपेंशन यदि रिवर्सिबल करते, देखो एक्चुअली होता क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जो होता है ना, वो जीरो होता है, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू ही होता है, Q इज इक्वल टू -W। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि यदि, यानी कि Q सिस्टम जो है वो -W सिस्टम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब W सिस्टम निकालिए -Q सिस्टम के हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपका प्लस nRT log 10 V2 upon V1, और यहाँ पे यहाँ पर जो Q सिस्टम इरिवर्सिबल के केस में है वो इससे कितना है कम, कितना कम है? 900 जूल कम है। ये क्लियर हुआ? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब ये जब आपका आ जाएगा तो आपका डेल्टा एस क्या होगा? -Q सिस्टम अपॉन 300। तो मैं करके दिखाऊं कैलकुलेशन? मैंने स्टेप समझा दिया, तुम्हें करके दिखाऊं या समझ गए? ये लिखना है क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? 109। ओके, लिखना है विश्वराज वांट्स टू राइट। ओके, when 0.36 gram of glucose was burned in bomb calorimeter, the temperature rise by 10 Kelvin. अच्छा, एक बात बताओ, ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है? 180 ग्राम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हीट क्या हुआ। हीट कैपेसिटी जो इसका है 600 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 6000, राइट? 6000 जूल निकला, 3.6 ग्राम, 0.36 ग्राम।
ठीक है, और 180 ग्राम होता है मोलर मास, तो 1 ग्राम से कितना निकलेगा? 180 ग्राम से कितना निकलेगा? इज दैट क्लियर सलोनी? आसान है ना ये तो, यही होगा आंसर आपका, मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सलोनी इज इट क्लियर नाउ? टेन के का क्या रोल है? हीट कैसे पता चलेगा? हीट कैसे पता चलेगा? हीट एक्सचेंज क्या होता है? ms डेल्टा टी ना, तो डेल्टा टी इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। राइज जो टेम्परेचर है उसके बिना कैसे निकालेंगे हीट? हंड्रेड एंड नाइन। हंड्रेड नाइन के बाद भी क्वेश्चन है? 110 लास्ट है, और उसके बाद और किसी का 115। एनी अदर क्वेश्चन? 116, यानी तो अब तो लगभग सारे ही है। 114, ओके, और हाँ तो लगभग सारे ही हो गए ना, ठीक है, आज करेंगे 110 तक लास्ट टाइम। 109 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 109 क्या है? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ए, एक आइडियल गैस ए है जिसका सीवी मोलर दे रखा है 3R, जो हमने ले रखा है 1 मोल, और 2 मोल दे रखे हैं गैस बी के, जिसका सीवी मोलर दे रखा है 2 मोल। ठीक है, तो अब इस केस में हमको करना क्या है? अच्छा, इस केस में तुम्हें पता है क्या करना होगा? इस केस में तुम एवरेज सीवी निकाल लो रिएक्शन का, एवरेज सीवी समझ में आ रहा है? 1 इंटू 3R प्लस 2 इंटू 3/2R अपॉन 1 प्लस 2, पर मोल निकाल लो, कितना आएगा? 3R प्लस 3R अपॉन 3। एवरेज सीवी क्यों निकालना पड़ा, समझ में आया एवरीडी? क्योंकि ऑब्वियसली एक हाइब्रिड टाइप का मिक्सचर है, तो एवरेज की प्रॉपर्टीज हमको देखनी पड़ेंगी। अब इसमें 2R आ गया एवरेज सीवी, तो एवरेज सीपी क्या आएगा? एवरेज सीपी क्या आएगा? एवरेज सीपी निकालो। इस तरह के क्वेश्चन एन अवस्थी में काफी है वैसे। गामा 3/2 आएगा। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें क्या निकालना है एवरीडी? अब तुम्हें क्या निकालना है? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या होता है? एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, तो अब डेल्टा टी निकालना है तुम्हें, तो डेल्टा टी कैसे निकालोगे? T1 V1 की पावर गामा -1 is T2 V2 की पावर गामा -1। तो अब जैसे तुम्हारे पास T1 V1 दिया है, मतलब V1 V2 और T1 दिया है, T2 निकल जाएगा। और एवरेज सीपी कैसे आया, इसमें मोल्स भी कंसीडर कर, अरे एक मोल का सीपी 2R है, तो सीपी सीपी प्लस आर ही होता है ना पर मोल, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है, तो वैसे आया। अब देखो T1 V1 दिया है, V2 भी दिया है, T2 यहां से निकाल लोगे और ये आ जाएगा तुम्हारा NCV, तो N तुम्हारा पता ही है तुम्हें, टोटल मोल्स ऐड कर लेना 3, और एवरेज सीवी तुम निकाल ही चुके हो 2R इंटू T2 माइनस T1, तो तुम्हारा डेल्टा यू आ जाएगा, उससे डेल्टा यू बाई 10R कर लेना। आगे बढ़ सकते हैं रेडी? ओके, 110 कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें, चलेगा? क्योंकि अभी काफी क्वेश्चंस है ना, 7-8 ज्यादा नहीं। 115, तो इसको 115 के पहले भी तो है 115 के पहले कितना है?
1110 114 3 क्वेश्चन और है। ठीक है 1110 करते हैं पहले। वो 10 लीटर ऑफ मोलर एटॉमिक गैस, तो वॉल्यूम हो गया 10 लीटर, टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन, प्रेशर हो गया 10 atm, और सडनली रिलीज्ड, सडनली मतलब समझ रहे हो प्रोसेस किस तरह का है एवरीबॉडी? सडनली रिलीज का मतलब एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। P external is equal to P final is equal to 180। तो अब तुम क्या करने वाले हो बताओ इस केस में? यही होता है ना, माइनस पी एक्सटर्नल V2 डैश माइनस V1 डैश इज इक्वल टू माइनस, ये क्या होता है बताओ? ये होता है NCVDT। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये कैसे बताया? अरे NCVT2 माइनस T2 डैश माइनस T1 इज माइनस P एक्सटर्नल V2 डैश माइनस V1, ये हमने नहीं पढ़ा है क्या? एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का केस होता है ना, वर्क डन इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर तुम NCV को लिख सकते हो, इक्वेट कर सकते हो जैसे चाहो वैसे। ठीक है ऑलरेडी, अब तुम्हारे पास डेटा गिवन है ही, P2 P1 दिया ही है, तो उससे निकाल लेना। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए तो हैं ऑलरेडी, किए नहीं है क्या? टेम्परेचर कहाँ दिया है? फाइनल, फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है, तो क्या दिक्कत है? P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 कर लेना। और नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो PV is equal to nRT से। अरे तो PV is equal to nRT यूज करके तुम ऑब्वियसली अच्छा नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो ना। तुम्हारा N डिफाइंड है, CV डिफाइंड है, क्या क्या डिफाइंड है तुम्हारा? तुम्हारा P एक्सटर्नल डिफाइंड है, V2 डैश भी डिफाइंड है, नहीं नहीं V2 डैश नहीं डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, ये दोनों डिफाइंड है, T1 डिफाइंड है। ठीक है, इज दैट क्लियर? N डिफाइंड है, CV डिफाइंड है, और क्या क्या डिफाइंड है, एक से है ना, N डिफाइंड है, CV डिफाइंड है, और इस केस में एक से रुक जाओ, T1 डिफाइंड है, P एक्सटर्नल डिफाइंड है, V1 डिफाइंड है, और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक और चीज चाहिए, एक और चीज चाहिए, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक और चीज चाहिए राइट? तो हम कंबाइंड गैस लॉ यूज कर सकते हैं क्या एवरीबॉडी? कैन वी यूज कंबाइंड गैस लॉ और नॉट? बिकॉज हमें तो T2 चाहिए ना। तो T2 डैश हम कंबाइंड गैस लॉ से निकालेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? श्रेयस, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बताइए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन 115। अच्छा, इतना क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया है? अभी 31 ही बच्चे बच्चे हैं, यानी जब भाग में नहीं किया था उन्होंने। The enthalpy of combustion of weak acid, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सर देखो, समझने की कोशिश करो। -56.1 किलो जूल निकलता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड जो है वो 1.5 किलो जूल पर मोलर। अब यदि, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इतना दिया है, ठीक है।
और 57.3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। इज दैट क्लियर? तो अब जरा समझने की कोशिश करो। क्लास में अभी नेक्स्ट क्लास में कराओ ना, 15 मिनट फिजिक्स का लेक्चर है। तो ये मैं तो करा ही रहा था, ये मैं खत्म कर रहा हूँ तुरंत, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। तो ये -57.3 प्लस जो भी डिसोसिएशन में एनर्जी लगा दैट इज -56.1। इज दैट क्लियर? तो डिसोसिएशन में जो एनर्जी लगा एसिड का वो कितना हो गया एवरीडी? वो कितना आया बताओ एवरीडी, बताइए कितना आएगा? ये 1.2 आया। इज दैट क्लियर? अरे किसने पूछा था 115? कौन का है वो बच्चा? ये समझ में आया तुम्हें? किलो जूल पर मोल लग रहा है। तो अब देखो क्या है, 1.5 जूल आ रहा था, मतलब यहाँ पर एक मोल के लिए 1.5 जूल लगता है और यहाँ 1.2 ही लगा। इसका मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट करने के लिए एडिशनल हीट लग रहा है बताओ? ये समझ में आ रहा है कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? सी, एक मोल डिसोसिएट होने में हीट लगता है, सॉरी 1 मोल के लिए हीट लगता है 1.5, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1.2 यूज हुआ, तो 1.2 अपॉन 1, ये 3/4 आ रहा है। कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 4/5, यानी 4/5 मोल डिसोसिएट हुआ थ्रू हीट। ये क्लियर है एवरीबॉडी? ये क्लियर है? तो अब जो है खुद ब खुद कितने से डिसोसिएट होगा, तो यानी अपने से खुद ब खुद कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा था? तो अभी एक्सटर्नल डिसोसिएशन जो है, एक्सटर्नल डिसोसिएशन जो है वो 4/5 मोल का हो रहा है। तो सेल्फ डिसोसिएशन ये सेल्फ डिसोसिएशन जो है वो 1/5 का हो रहा होगा खुद ब खुद। तो परसेंटेज आयनाइजेशन क्या हुआ बताओ? परसेंटेज आयनाइजेशन हुआ 1/5 अपॉन 1/5 प्लस 4/5 इंटू 100, 20%। अभी ये चमका आदित्य? आई थिंक तुमने ही पूछा था राइट? 20% आया। इज दैट क्लियर? और कोई क्वेश्चन बचा है बताओ? मेरे ख्याल से डिस्कशन में और कोई क्वेश्चन बचा है? चलो ठीक है फिर, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ये लिखना है क्या? डू यू वांट टू राइट दिस? ओके, गुड बाय।